नमस्कार बच्चों। हमारा जो लास्ट वीडियो चल रहा था बच्चों वो जलवायु से संबंधित चल रहा था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है और साथ साथ में हमने चर्चा की थी कि हमारे भारत में क्या समान प्रकार का मौसम मिलता है या समान प्रकार की जलवायु पाई जाती है और जो मौसम संबंधी घटक तत्व थे वो कौन कौन से हैं, तापमान कैसे अलग मिलता है, वर्षा कहाँ अलग मिलती है, वायुदाब कहाँ अलग मिलता है, वायु परिसंचरण की स्थिति क्या है और आर्द्रता के जो प्रकार हमारे भारत में अलग अलग स्वरूपों में हमें देखने को मिल रहे थे, उनकी चर्चा हमने हमारे लास्ट वीडियो में की थी। अब ये जो वीडियो में हम चर्चा करने वाले बच्चों जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कि हमारे भारत में मौसम और जलवायु का जो स्वरूप हमें अलग अलग देखने को मिलता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो आज हम चर्चा करेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी भी क्षेत्र में जो मौसम और जलवायु संबंधी दशाएं होती हैं उनमें प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत सारे कारकों को शामिल किया जाए। कुछ प्रमुख कारकों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी क्षेत्र में जो अक्षांश की स्थिति होती है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है। अक्षांश की स्थिति यानी कि कोई भी क्षेत्र है तो वो कहाँ है, कौन से अक्षांशों के बीच स्थित है, उसकी अवस्थिति ग्लोब पर क्या है। क्यों कि यदि जो भाग भूमध्य रेखा के समीप होगा तो निश्चित सी बात है वहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु ही देखने को मिलेगी। हम एक मैप बनाते हैं, देखिए ये हम ग्लोब माने, आपको पता है ये भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री अक्षांश की कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर मकर रेखा है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिन क्षेत्रों की स्थिति भूमध्य रेखा या इसके समीपवर्ती भागों में होती हैं वहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी चमकती हैं और दिन की जो लंबाई होती है वो अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में अधिक तापमान की प्राप्ति होगी और जब अधिक तापमान की प्राप्ति होगी तो संवहनीय वर्षा, अधिक वर्षा की प्राप्ति भी होगी। तो ऐसे जो क्षेत्र होने वाले हैं वायुदाब के दृष्टिकोण से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र होने वाले हैं। तो जिन क्षेत्रों की स्थिति भूमध्य रेखा या उसके आसपास पाई जाती है वहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु के स्वरूप को दर्शाती है। 23.5 से लेकर 66 डिग्री वाला जो भाग है उत्तर की ओर और 66 डिग्री दक्षिण की ओर, यहाँ न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा ठंड होती है, शीत की दशाएं होती है। तो मैं एक ऐसा माने कि न तो अधिक उष्णता है और न ही अधिक शीत है, तो एक बार समशीतोष्ण की स्थिति पाई जाती है। समान शीत और उष्ण दोनों की स्थिति यहाँ पाई जाती है 23.5 से लेकर 66 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच और दक्षिणी अक्षांश के बीच। तो यहाँ की जलवायु भूमध्य रेखा की जलवायु से अलग होने वाली। और विश्व के जिन भागों की स्थिति 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर की ओर और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से नीचे की ओर है, तो ऐसे जो भाग होने वाले बच्चों वहां पर सूर्य की किरणें क्या करती हैं, तिरछी पड़ती हैं वर्ष भर और साथ साथ में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो ऐसी स्थिति में तापमान की प्राप्ति कम होती है और अधिकांश भाग में वर्ष भर हम ये मानते चलें हिमाच्छादन की स्थिति पाई जाती है। तो इसी कारण वहां पे शीत जलवायु देखने को मिलने वाली, टुंड्रा जलवायु देखने को मिलने वाली, तैगातुल्य जलवायु देखने को मिलने वाली। तो अक्षांशीय जो स्थिति होती है वो जलवायु संबंधी दशाओं का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमध्य रेखा या इसके निकटवर्ती भागों में स्थिति रखने वाले जो देश होने वाले हैं वो उष्ण या गर्म जलवायु को दर्शाएंगे और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे या जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे अक्षांशों के साथ साथ में सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो बढ़ता जाएगा और ऐसी स्थिति में जलवायु जो है उष्ण से बढ़कर शीत की ओर अग्रसर होती जाएगी। यानी भूमध्य रेखा पर उष्ण मिलेगी और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर दक्षिण की ओर जाएंगे उष्णता कम होती जाएगी और शीत जलवायु की दशाएं धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगी, बढ़ने लग जाएंगी। तो ये पहला कारक था जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की श्रेणी में शामिल किया जाता है।
हमारे भारत की स्थिति भी ऐसी कि हमारा जो भारत है वो यहाँ है, इस उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच हमारा भारत है। तो 8 4 से और 37 6 ये दो कंडीशन आ गई। दक्षिण में जो भाग होने वाला है वो तो उष्ण कटिबंध में होने वाला है, और कर्क रेखा के ऊपर 23.5 से ऊपर जो होने वाला उपोष्ण कटिबंध में होने वाला। तो हमारे भारत की जलवायु अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है, मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय जलवायु के रूप में और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के रूप में देखने को मिलती है। दूसरी जो स्थिति है बच्चों, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है? हिमालय पर्वत की स्थिति। आपने भारत के भू-आकृतिक प्रदेशों में पढ़ा था कि भारत का जो उत्तरी भाग है, भारत की जो उत्तरी सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? हिमालय पर्वत बनाता है। और हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण ही हमारी भारत की जलवायु का नियंत्रण भी होता है। कैसे होता है जब हम चर्चा करते हैं। मैं यहाँ पे काल्पनिक रूप से भारत का मैप बना रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये हमारे भारत का डायग्राम हो गया और ये हमारे भारत की लगभग स्थिति हो उत्तरी भारत। तो ये जो पूरा पार्टीशन आप यहाँ देख रहे हैं ये कौन सा? हिमालय पर्वत के प्रदेश है। हमने भारत के भू-आकृतिक प्रदेशों में भी आपको बताया था ये हिमालय पर्वत के प्रदेश। यहाँ पे हिमालय फैला हुआ है और हिमालय फैला हुआ तो है, साथ साथ उसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। तो ऐसी अधिक ऊंचाई होने के कारण जब मानसूनी हवाएं दक्षिणी भारत से उत्तर की ओर आती हैं तो वो हिमालय से टकराती हैं और टकराने के बाद वापस लौटती। यदि हिमालय नहीं होता तो मानसूनी हवाएं पार करके चली जाती आगे, तो जो बरसात हो रही है हमारे भारत में नहीं हो पाती, तो मानसूनी जो जलवायु हमारे भारत में हो सकता नहीं देखने को मिलती। या फिर हम ऐसा कहें कि जो हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा बनाता है ये उत्तर में नहीं होता, तो यहाँ आप देख रहे हैं रूस वाला भाग है, चीन वाला भाग है, साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं कहाँ आती हैं? इधर की ओर आती है। तो जो ठंडी हवाएं आती हैं तो फिर हिमालय से टकराती हैं। उन ठंडी हवाओं को हिमालय भारत में प्रवेश करने नहीं देता। यदि मान लीजिए हिमालय नहीं होता तो ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश करती और हमारी भारत की जो जलवायु हो कैसी रहती? शीत जलवायु के रूप में कन्वर्ट हो सकती थी। तो हिमालय पर्वत की जो स्थिति है वो हमारे भारत की जलवायु को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाती है। और हिमालय की स्थिति के कारण ही हमारे भारत की जो जलवायु है उसकी स्थिति हमको समान देखने को मिलती है, या फिर हम ऐसा कहें सम स्थिति में बनी हुई प्रतीत होती है। तो हिमालय पर्वत भारत की जलवायु का मतलब ये नहीं कि हवाएं आ रही हैं, फिर बरसात भी है, तापमान भी है, वायु दाब भी है, आर्द्रता की प्रकार, इन सभी पर हिमालय पर्वत का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हवाओं को रोकने के रूप में हो या बादलों को रोकने के रूप में हो और बादलों को टकराकर वापस लौटाने के रूप में हो, या साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं का अवरोधन करने के रूप, हर किसी न किसी रूप में हिमालय पर्वत के द्वारा हमारे भारत की जलवायु का निर्धारण किया गया है। उसके बाद में देखते हैं मतलब तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है जल और थल का वितरण। जल व थल का वितरण, या फिर आप ऐसा कहें कि जल और स्थल का वितरण। देखिए, किसी भी क्षेत्र में जल और स्थलीय भाग जो मिलते हैं उनका संबंधित क्षेत्र की जलवायु पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब हमने देखा कि ये हमारा भारत है और ये हमने भारत बना दिया और ये हमारा दक्षिणी भारत हो गया, ये मान लो, ये घूम के हम यहाँ आ गए, ये दक्षिणी भारत हो गया। तो भारत का ये जो दक्षिणी भाग आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? अरब सागर, और यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर। तो भारत की जो जल और थल का वितरण वो भी असमान है। एक और दक्षिणी भाग में तो जल का ही विस्तार पाया जाता है, दूसरी ओर उत्तरी भारत में थल का ज्यादा विस्तार पाया जाता है। हम ऐसा कहें कि ऊपरी जो भारत है इसके चारों स्थलीय भाग फैला हुआ है और जो दक्षिणी भारत है इसके तीन ओर क्या फैला? जलीय भाग फैला। तो जलीय और थलीय भाग का ये जो वितरण है ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि जल का और थल का दोनों का जो स्वरूप होता है वो अलग अलग होता है, दोनों की जो गुणधर्मिता होती है वो अलग अलग होती है। यदि मान लीजिए कोई भी स्थलीय भाग होगा तो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने के बाद जल्दी तो गर्म होता है और जल्द ही क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। लेकिन जल का जो स्वभाव होता है इसके विपरीत होता है। जल को गर्म होने में भी अधिक समय चाहिए और जल को ठंडा होने में भी अधिक समय चाहिए। इसी कारण दक्षिणी भारतीय भाग में जल की अधिकता के कारण न तो अधिक ठंड पड़ पाती है
और न ही अधिक गर्मी पड़ पाती है, क्योंकि पानी को ठंडा होने में भी अधिक समय लग रहा है और पानी को गर्म होने में भी अधिक समय लग। इसी कारण दक्षिणी भारत की जो जलवायु है वो लगभग सम जलवायु के रूप में पाई जाती है। इसके विपरीत जो उत्तरी भारत है इसमें स्थल की अधिकता है और इसके चारों ओर भी स्थलीय भाग फैला हुआ मिलता है, तो स्थलीय भाग जल्दी तो गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। इसी कारण यहाँ पे जो मौसम और जलवायु की स्थिति में अंतर पाया जाता है। शीतकाल में तो भयंकर सर्दी पड़ती है और ग्रीष्म काल में भयंकर गर्मी पड़ती है, क्योंकि ग्रीष्म काल में स्थल क्या ज़्यादा गर्म हो जाता है, शीतकाल में स्थल क्या ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ स्थिति है वो विषम है। शीतकाल में अधिक ठंड पाई जाएगी, शीतलहर चलने लग जाएगी, ग्रीष्म काल में बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, लू चलने लग जाएगी। तो ये जल और स्थल के वितरण की जो स्थिति है बच्चों, ये भी क्या करती है, भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बनकर हमारे सामने उभर कर आता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं, समुद्र से दूरी। ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, समुद्र से दूरी का मतलब है जिस क्षेत्र के जितने अधिक समीप भाग में समुद्र होगा वहां की जलवायु उतनी अधिक सम मिलेगी। न तो उस पर अधिक गर्मी का प्रभाव पड़ेगा और न ही उस पर अधिक सर्दी का प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समुद्र के जल को प्रभावित करने में लंबा समय चाहिए। ठंड भी होगी तो लंबे समय में ठंडा होने वाला है और गर्मी भी होगी तो ज़्यादा देर में बहुत लंबे समय में गर्म होने है। ऐसी स्थिति क्या करती है, उसके समीपवर्ती भाग को जलवायु संबंधी दशाओं पर नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा, समुद्र से हवाएं चलती हैं, तो समुद्र से जब स्थल की ओर हवाएं चलती तो हवाओं का नम स्वरूप पाया जाता है। समुद्र से गुजरने के कारण वो नमी ग्रहण कर लेती हैं और ऐसी नम हवाएं जब स्थलीय भाग में प्रवेश करती हैं तो स्थलीय भाग में जो गर्मी पाई जा रही थी या गर्मी मिल रही थी उसको कम कर देती है, क्योंकि वायुमंडल में जैसी ही नमी आएगी गर्मी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो भाग जितना अधिक स्थलीय भाग समुद्र के जितना अधिक पास में होगा वहां समुद्री हवाओं का उतना ही अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। इसके विपरीत जो भाग समुद्र से जितना अधिक अंदर की ओर होगा, ज्यादा दूर की ओर होगा, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी हवाओं का वहां तक पहुंचने के दौरान नमी की मात्रा भी कम होती जाएगी। तो आंतरिक जो भाग होते हैं वो उष्णता को दर्शाते हैं, गर्मी की स्थिति को दर्शाते हैं, लेकिन जो समुद्र तटीय भाग होते हैं उनकी जलवायु सम पाई जाती है, क्योंकि समुद्र से आने वाली हवाओं के द्वारा जो स्थानीय जो वातावरण होता है उसको नियंत्रित कर लिया जाता है। तो कोचीन हो गया, गोवा हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर न तो अधिक गर्मी पड़ती है न ही अधिक ठंड पड़ती है, सम जलवायु पाई जाती। क्यों? समुद्र के समीप इनकी जो स्थिति देखने को मिलती है उसके कारण यहाँ की जलवायु आकर्षक हो जाती है और इसी कारण ऐसी जलवायु पर्यटन संबंधित दशाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। तो ये एक और चर्चा की बच्चों हमने किससे, समुद्र से जो दूरी थी उसके संदर्भ में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से समुद्र से संबंधित जो दूरी रूपी जो दशा है वो कैसे जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट कार्य हम देखते बच्चों समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, देखिए समुद्र तल से ऊंचाई वाला जो भाग है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे जैसे हम नीचाई से ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, या फिर हम ऐसा कहें प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है। तो जो भाग समुद्र तल से जितना अधिक ऊंचा होगा उतना ही वहां तापमान कम मिलेगा और तापमान कम मिलेगा तो वायुदाब ज्यादा मिलेगा। तो और जो भाग जितना कम समुद्र तल से ऊंचा होगा वहां तापमान उतना ही अधिक मिलेगा और तापमान अधिक मिलने वाला है तो वायुदाब क्या मिलने वाला है, कम मिलने वाला है। तो समुद्र तल से जो ऊंचाई बढ़ती जाती है वो भी जलवायु को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हम चर्चा करें ग्रीष्मकाल के दौरान हमारे राजस्थान का जो अधिकांश भाग है, मैदानी भाग है, उसमें तापमान लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है, लेकिन उसी ग्रीष्मकाल के दौरान
दक्षिणी राजस्थान में जो सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, अपनी अधिक ऊंचाई के कारण वहां पे गर्मी पड़ती ही नहीं है, ठंड की स्थिति पाई जाती है और इसी कारण ग्रीष्म काल में लोग पर्यटन के लिए घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, माउंट आबू जाते हैं। तो माउंट आबू की जो ऊंचाई है समुद्र तल से और हमारे जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई उसमें बहुत अंतर है। भाई हमारा जो मैदानी भाग है उसमें ज्यादातर ऊंचाई कितने 250 मीटर से लेकर 350 मीटर तक मान इतनी ऊंचाई है पूरे मैदानी भाग, लेकिन वो कितने 1722 मीटर। तो ये ऊंचाई का जो अंतर आया उसने तापमान को घटाया और तापमान को घटाया तो वायुदाब बढ़ा तो वर्षा संबंधी दशाओं में अंतर आएगा, वनस्पति में अंतर आएगा। ये सारी स्थितियां जब बदलेंगी तो निश्चित रूप से मौसम संबंधी दशाएं या जलवायु संबंधी दशा उसमें भी क्या आने वाला परिवर्तन आने वाला। तो ये सारी ऐसी दशाएं थी जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में शामिल की जा रही है। और इसी के साथ साथ अंतिम कारक और यदि शामिल कर दें उच्चावल, धरातल पर जो उबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है, पर्वत है, पठार है, मैदानों की जो स्थिति पाई जाती है, महाद्वीप और महासागरों की स्थिति पाई जाती है, ये भी जलवायु संबंधी दशा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्वतीय भाग, पठारी भाग और मैदानी भाग तीनों की संरचना और संगठन में अंतर होता है। तो संरचना और संगठन में जो अंतर पाया जाता है उसी के कारण जलवायु संबंधी दशाओं में भी अंतर पाया जाता है। तो ये पूरा जो वीडियो था बच्चों, ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में या भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के रूप में था, जिनका मैंने आपको डिटेल से यहाँ पे अध्ययन कराया, वर्णन आज हमने किया। तो ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।